सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ के गले की एक बड़ी हड्डी बन चुका है। इस केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब बुरी तरह फंस चुके हैं। आज FIA में पेशी के मौके पर इनकी बॉडी लैंग्वेज का पैगाम यही था। अंदर की खबर यह है कि 5 रुकनी टीम ने 1 घंटे तक शहबाज शरीफ से तफ्तीश की, लेकिन वाकिफ़ान हाल के मुताबिक हर सवाल के जवाब में वो अपने तरक्याती काम गिनवाते रहे, जबकि ये बाब उनकी करप्शन से मुतल्लिक है। इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 2008 से 2018 तक बतौर वज़ीर आला पंजाब करप्शन की या फिर करप्शन के निगहबान और सरपरस्त रहे। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में रमज़ान शुगर मिल्स के चपड़ासी, गार्ड्स और दूसरे मुलाजिम इस्तेमाल हुए। कल इसी मामले में इनके साहबजादे हमजा शहबाज की भी तलबी है, जबकि FIA की तरफ से शहबाज शरीफ के जवाबात पर अदम इत्मीनान की वजह से दोबारा तलबी का भी फैसला सामने आया है। ये सच है कि कानूनी महाज पर भले शहबाज शरीफ का केस कमजोर दिखाई दे रहा है और वो अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन सियासी महाज पर उनकी पतंग उड़ती दिखाई दे रही है। अपोजिशन इत्तेहाद की जिस कश्ती में इनकी भतीजी के अंदाजे सियासत ने सुराख किए, खबर यह है कि शहबाज शरीफ इन सुराखों को भरने में कामयाब हो गए हैं। PDM की पैदाइश अपोजिशन की APC के बटन से हुई थी। अब शहबाज शरीफ ने अपने हुनर से पीपल्स पार्टी और ANP को फिर APC में शिरकत पर राजी कर लिया है, जिससे अपोजिशन के दोबारा मुत्तहिद होने की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। अपोजिशन इंतखाबी बिल पर हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा रखती है। अगर शहबाज शरीफ का मिशन कामयाब हो गया, तो हुकूमत को मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू अपोजिशन के अंदाजे सियासत में बड़ी तब्दीली का भी है, यानी एहतजाजी नहीं, पार्लिमानी सियासत। वही सियासत जिस पर पीपल्स पार्टी जोर देती रही और मरियम नवाज इसकी मुखालफत करती रही। अब सवाल यह है कि अपोजिशन में पार्लिमानी सियासत के मुनकिर इस पर राजी कैसे होंगे? क्या मरियम नवाज फिर से पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर तैयार होंगी? और सवाल यह भी अहम है कि अपोजिशन का मुत्तहिद होना कहीं नून लीग को इंतशार का शिकार तो नहीं कर देगा? इस पर बात करेंगे। और आसिफ जरदारी की लाहौर में काफ लीग समेत 3 ग्रुप से मुलाकातों की खबर भी आज शामिल करेंगे। तो आगाज करते हैं। असद खरल, बाबर डोगर मेरे साथ है। बाबर डोगर साहब, आज आपसे शुरुआत। ये तो जनाब PDM ना सही, APC से ही तो जहां भतीजी नाकाम हुई है वहां शहबाज शरीफ कामयाब हो जाएंगे। उसामा साहब, फिर पार्टी और मरियम नवाज, बिलावल और मरियम नवाज जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं वो ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से अब वापसी पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से मरियम, शाहिदगान अब्बासी, ये एक पूरा ग्रुप है जो PDM में है, और जिस तरह से वो फिर पार्टी से वजाहतें मांग रहा है और जो इख्तिलाफात सामने आए हैं, उसके बाद एक चीज़ तो ये है कि पीपल पार्टी मरियम के साथ काम करने को तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलने को तैयार नहीं है, वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के साथ वो चलने को तैयार है। तो लग रहा है, अब देखें मरियम का ट्विटर भी खामोश है, लग रहा है कि अब PDM पीछे चले जाएगी और ये पार्लिमानी सियासत जो कि पीपल पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जो भी करना है पार्लियामेंट के अंदर करना है, नो कॉन्फिडेंस लेके आना है, पार्लियामेंट के थ्रू लेके आना है, पार्लियामेंट के बाहर की सियासत, इस्तीफों की सियासत, धरनों की सियासत, एहतजाज की सियासत, उस पे पीपल पार्टी PDM के साथ चलने को तैयार नहीं थी। अब एक नया रास्ता ढूंढा गया, वो रास्ता है शहबाज शरीफ का। अब शहबाज शरीफ जो APC कर रहे हैं, इसमें मरियम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने बड़े PMLN के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि मरियम वो पार्लियामेंट का हिस्सा है ही नहीं है। पार्लिमानी सियासत जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मरियम पार्लिमानी सियासत पर यकीन ही नहीं रखती। वो तो ये कह रही कि इस्तीफे दिए जाएँ। तो पार्लिमानी सियासत तो वही करेगा जो कि पार्लियामेंट को आगे के साथ आगे चलना चाहता है, जैसा पीपल पार्टी चलना चाहती है, शहबाज शरीफ चलना चाहते हैं। अब सबसे मज़ेदार चीज़ उसामा साहब, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी APC में आने के लिए तैयार हो गए हैं। वो बंदा जो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट से इस्तीफे देने चाहिए, इस्तीफों के बगैर कोई मसला हल नहीं हो सकता जी। वो चूँकि उनके बेटे पार्लियामेंट में हैं तो वो पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि इसलिए सबसे जो बड़ा इशू है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है, वो जो बिल आ रहा है, जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बिल है, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग देने का राइट है,
इस पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पे अपोजिशन पार्टी जो है इकट्ठा होने को तैयार है। ठीक, तो जुलाई के पहले हफ्ते में APC की जो डेट है वो कह रहे हैं कि रखी जा रही है, और इसमें भी पार्टी कह चुकी है कि वो आएगी। ANP ने कह दिया कि वो भी शिरकत करेगी, मौलाना फजल रहमान शिरकत कर रहे हैं। तो जितनी भी पार्लिमानी पार्टी ना वो तो इसमें शिरकत कर रही हैं, और अगर ये पार्लिमानी अलायंस बन जाता है तो फिर PDM का क्या फ्यूचर होगा? PDM खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी, दफन हो जाएगी। बाबर साहब, आप हुकूमत का नहीं कह रहे, आप तो PDM को ही दफन कर रहे हैं इसमें। तो हुकूमत के लिए भी तो मुश्किल होगा। इलेक्शन कमीशन भी साथ, ऑपोजिशन जमातें भी इकट्ठी हो गई, सेनेट में तो फिर ये बिल नहीं पास हो सकेगा, और ये एजेंडा इसका बजट है ही नहीं। बजट तो उनको लगता है कौमी असम्बली से पास हुकूमत करवा लेगी, मगर सेनेट से इंतखाबी जो इस्लाहात का बिल है वो अगर ये APC कामयाब हो गई तो कहाँ से करेंगे फिर? सेनेट में तो अभी भी उस तरह से मेजॉरिटी नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहली पार्लियामेंट के बाद सेनेट में फिलहाल तो मेजॉरिटी जो है वो अपोजिशन की है, लेकिन अगर जॉइंट सेशन होता है, और गवर्नमेंट के इत्तेहादी उसके साथ खड़े होते हैं इस इशू पर, तो फिर तो लगता है कि शायद गवर्नमेंट पास करवाने में कामयाब हो जाए जॉइंट सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सेनेट में नहीं होता तो वो फिर गवर्नमेंट जो है जॉइंट सेशन में ले जाएगी, और जॉइंट सेशन में लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो सेनेट में क्लियर था उसको वो मेकअप कर लेंगे, और बजट वो अल्टीमेटली इसको पास करवा लेंगे, लेकिन इंतखाबी इस्लाहत को। लेकिन उसामा साहब, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इलेक्शन कमीशन की आशीर्वाद, क्योंकि अगर वो इस चीज़ पे नहीं आते तो फिर क्योंकि उसको ये इख्तियार है कि वो किसी भी तरमीम को, किसी भी उनके जो लॉ इलेक्शन कमीशन का, उसमें कोई भी अमेंडमेंट जो है वो आज खुद पेश भी कर सकते हैं, और वो किसी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को कई शिकों पे इतराज़ हैं। लेकिन सर, कानून साजी तो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो तो पार्लियामेंट का काम है। एक दफा पार्लियामेंट से अगर कोई बिल बन जाता है, सिंपल लॉ है, तो पार्लियामेंट का काम है सर, सिंपल लॉ है, और आइन जो है इसमें इलेक्शन कमीशन को बेतहाशा इख्तियारात देता है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से, आज़ादाना तरीके से इलेक्शन करवाए। ये आइन ने लिखा है, और फिर आइन ही उसको ये इख्तियार देता है कि कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जिससे वो समझते हैं कि आज़ादाना तरीके से इलेक्शन कमेंट करते हैं उसको उड़ा सकते हैं। जमातें भी साथ और इलेक्शन कमीशन, तो इमरान खान साहब फिर अपनी जमात के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि इसके बाद मैंने पीपल्स पार्टी, जरदारी सब पे भारी, लाहौर में है, मुलाकातें हो रही हैं, 2 हम शख्सियात नून लीग से पहले ही ज्वाइन कर चुकी हैं जरदारी साहब को, उस पर भी हमने बात करी, इस पर कमेंट कर दें। यानी इलेक्शन कमीशन पूरी हुकूमत जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है। वो कहते हैं मैंने पहले आपको कही थी वही केस बिल्टअप किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब का खत लिखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उस खत के बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। उन्होंने खुद ही इंतखाबी बिल के अंदर जो शिक्के हैं उनको आइन और कानून से मुतसादम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हुकूमत करने जा रही है ये आइन और कानून के मुतसादम है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है उसके साथ खड़ा हो गया। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मामला ये है कि मेजर स्टेक होल्डर है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अभी बात हो रही है कि APC जो है उसमें PDM से 2 जमातें बाहर थी, एक नून लीग, एक पीपल्स पार्टी और एक ANP। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब या मरियम साहबा बयानिए वाली जो PDM है उससे तो किसी सूरत भी वो चलने के लिए तैयार नहीं होगी। उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार किया है। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने नया रास्ता इख्तियार किया है, और इस रास्ते से अब नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा चाहते हुए मुखालफत नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही फैसला महफूज करके उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट जो सियासत है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे, और जो अवामी जो सियासत है, जो एहतजाज की, एजिटेशन की, जो इज्तिमात की, जो वो करेंगी मरियम साहब। अब मामला ये है कि ये है पार्लिमानी सियासत। तमाम जो पार्लिमानी पार्टियां हैं उनको एक पेज पर ले आए शहबाज शरीफ साहब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जानबूझकर उन्होंने खत लिखकर उनको इनवाइट किया, और वो बिलाकर वो जो सामने खुलकर आ गए हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने ये जो इंतखाबी बिल है इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो अमेंडमेंट की जा रही हैं वो आइन और कानून से मुतसादम है। जब इलेक्शन कमीशन एक आइनी बाइख्तियार इदारा है, अगर वही एक हुकूमत के उस बिल के ऊपर अपोजिशन बनकर सामने आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला ऑलरेडी मौजूद है, उसके भी हवाले से वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगी। हुकूमत ने पहली तो बात यह है कि जो ये बिल है इसके ऊपर साइन किए हैं बाबर अवान साहब,
अच्छा। तो बाबर अवान साहब ने मशीर के तौर पर उनका इख्तियार उस वक्त होता था। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, वो इंटैक्ट है। उसके मुताबिक ये है कि कोई एडवाइज़र जो है किसी बिल के ऊपर साइन नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक। अब बाबर अवान साहब के सिग्नेचर से ये जो सारा बिल पास हुआ है कौमी असम्बली से और सेनेट में रेफर हुआ है, ये उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बिल्कुल बरक्स है। इसकी कोई आईनी कानून यानी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। अच्छा। अब देखना यह है कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा वजारत पार्लिमानी अमूर को लिखा भी और कानून इंसाफ को कि जनाब ये जो काम हो रहा है ये आप इस हवाले से वजीर आजम को बताएं, ठीक है, कि जनाब ये क्या हो रहा है। पीडीएम और एपीसी का क्या बनेगा? और खास देखें, पीडीएम तो मैंने बताया कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की जो सियासत है ना, वो अभी तक तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, एएनपी, वो किसी सूरत भी जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए वाले पीडीएम के साथ कराची में, स्वात में, पता नहीं और किस किस जगह पर अब दोबारा वो जलसे करने लगे हैं, हुकूमत गिराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो अलग चलती रहेगी और पार्लियामानी सियासत अलग चलेगी। जो पीडीएम जो है ना एक सिंबॉलिक बन के रह गई है, और पीडीएम का अगर बयानिया शहबाज शरीफ को वो एक्सेप्ट करेगी पीडीएम, तो पीपल्स पार्टी और एएनपी उसके साथ आ जाएंगे। अगर पीडीएम पे आप कहेंगे कि डोमिनेट करेंगे नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा, तो वो पीडीएम फिर उसमें जरदारी साहब को बता दें। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पीडीएम जो है वो कहती है कि असेंबली से इस्तीफे दो, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं असेंबली के अंदर चलना है। पीडीएम कहती है कि एहतजाज करो, वहाँ पर जाकर धरना दो। शहबाज शरीफ साहब ना एहतजाज के मूड में ना धरने के मूड में है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मरियम और शहबाज शरीफ ये दोनों अलग-अलग रास्ते हैं, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मरियम खामोश हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि एक साइलेंट गो हेड जो है शहबाज शरीफ को मिल चुका है। क्योंकि मरियम कहती थी पावर टॉक्स टू पावर, और मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। और शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट कहते हैं मज़ाहमत के मूड में नहीं है, वो कहते हैं मैं घुटने पकड़ लिए तैयार हूं। वो एपीसी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब लाहौर में हैं, परवेज इलाही साहब से मुलाकात और इस तरह की बातें भी हैं कि जी तरीन ग्रुप के लोग भी शायद मिल सकते हैं उनसे। तो जरदारी साहब, आपको बाबर साहब क्या लग रहा है कितने अहम होंगे? दो अहम शख्सियात नून लीग की ज्वाइन कर चुके हैं जरदारी साहब को, अब्दुल कादिर बलोच साहब और ज़ारी साहब, सनाउल्लाह ज़ारी साहब, साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान, वो भी नून लीग से, और अब्दुल कादिर बलोच साहब वफाकी वज़ीर रहे थे जी, तो वो तो पहले चले गए। देखिए, जरदारी साहब लाहौर में हैं और वो ये चाह रहे हैं कि लाहौर में फिर पार्टी को किस तरह से मुतहरिक किया जाए। ये भी है कि फिर पार्टी का प्रेसिडेंट भी चेंज करना चाह रहे हैं, कासिम ज़िया को लाना चाह रहे हैं। कासिम ज़िया जो है वो अपोजिशन लीडर रहे हैं पंजाब असम्बली में, उनको बड़ा तजर्बा है इस काम का। अच्छा। इसके साथ साथ वो जनूबी पंजाब पे भी फोकस किए हुए हैं। कोशिश करें कि खोसा फैमिली जो है वो उनको ज्वाइन कर ले, सदात जुल्फ़िकार खोसा, उनके जो बच्चे हैं वो भी पार्टी को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा और भी जनूबी पंजाब में बड़े बड़े नाम जो हैं उन पर फोकस कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग हों, ताकि आने वाले इलेक्शन में भी पार्टी के जनूबी पंजाब में तरीन ग्रुप भी है, तरीन ग्रुप भी जनूबी पंजाब से ज़्यादा। तो समझ साहब फिलहाल तरीन ग्रुप जो है वो अभी तक गवर्नमेंट के साथ है, अभी तक वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है। अभी जरदारी साहब से मिलने का मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, ना कोई तुक नज़र आ रहा, ना चांस नज़र आ रहा। तरीन ग्रुप जो है वो इस तरह उनको रायतें तो मिली हैं, एफआईए का जो केस था उसमें फिलहाल तो रायतें मिली हैं, और एफआईए ने लिख के दे दिया कि हमें उनकी गिरफ्तारी जहांगीर तरीन उनके मकसूद नहीं है फिलहाल। तो सर मुझे के चक्कर लग रहे हैं। जहाँ तक चौधरी पीरलाई का ताल्लुक है, वो आसिफ अली जरदारी से मिले हैं। चौधरी पीरलाई उनके साथ जब वो प्रेसिडेंट थे तो डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। चौधरी फैमिली के फिर पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इन ताल्लुकात को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पंजाब में कोई तब्दीली आ रही है या आने वाली है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल पंजाब में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। खैर साहब, पीपल्स पार्टी में कोई तब्दीली आ रही है? बिलावल भी आते हैं कुछ अरसे के लिए, डेरे डालते हैं, लेकिन उतनी हलचल नहीं होती। जब जरदारी साहब आते हैं तो लगता है पंजाब में फोकस है। तब्दीली यही आ रही, जिस तरह आपने बलूचिस्तान की दो ज्वाइनिंग की बात की, अब्दुल कादिर बलोच साहब बहुत पहले छोड़ चुके हैं, और बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स है, जो पॉलिटिक्स के, आपको पता है जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था और बलूचिस्तान में जब हुकूमत नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, सनाउल्लाह ज़ारी को जब हटाया गया था, अदम इत्मीनान की गई थी, और उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन आया था, तो ये जो अभी जो चेयरमैन सेनेट है, ये जरदारी साहब इसके अंदर बड़ा उनका रोल था पीपल्स पार्टी का। हाँ जी, बलूचिस्तान के अंदर नून लीग आलमोस्ट जो है नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है।
तो लिहाजा वो उन्होंने अपना फ्यूचर बताना है। और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि इस मुल्क के जो आने वाले इलेक्शन हैं वो चाहते हैं कि उसमें बलूचिस्तान में कुछ उनको शेयर मिले और कुछ वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर उनको एक शेयर मिले, जो कि उस हवाले से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जो इसमें कोई ताल्लुक नहीं, सिंध पर जो परवेज लाई साहब पर जो तनकीद कर रही है तहरीक इंसाफ, उसको डेंट डालने के लिए नहीं आया जरदारी साहब, या उसका जवाब परवेज लाई साहब की जो मुलाकात है वो तो एक उनकी एक बीमारी के हवाले से उन्हें याद की है। मेरा ख्याल है उसमें कोई पॉलिटिकल। चलें सर, आपने बीमारी का जिक्र किया है। दूसरा जो साउथ पंजाब के हवाले से बात है, साउथ पंजाब में कुछ लोग, जिस तरह डोगरा साहब ने इशारा किया है, खोसा बरादरान है या खोसा जो फैमिली है, और भी कुछ लोग जो जरदारी साहब चाह रहे हैं कि साउथ पंजाब में कुछ लोग उनको ज्वाइन करें। पंजाब के अंदर वो पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ उनको शेयर मिले। ये 10 सीटें जो है इस पर इत्तेफाक नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कम अज़ कम उनको 40-50 सीटें तो मिले, और उसी हवाले से जारी बात है कौमी असम्बली में उनको शेयर मिलेगा। तो जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि जो एक पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की एक तर्जमान, जिस तरह वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, तो यहाँ पे पंजाब में और उसके अलावा बलूचिस्तान में उसको कुछ शेयर मिले, आपने तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं। जरदारी साहब की बीमारी का जिक्र किया, जो मुल्क को एक बीमारी लगी हुई है वो है कर्ज की बीमारी। अब इतना कर्ज में मुल्क डूब गया है कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये काम होगा जो जिसके सख्त खिलाफ की हुकूमत। खबरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स, शाहराहें, पार्क्स, यानी इस तरह की चीज़ें अब गिरवी रखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि कर्ज चाहिए इस मुल्क को। कर्ज के लिए जिस तरह कहते हैं ना, घर के बर्तन अब बेचने की नौबत आ गई है। अल्लाह, बस क्या कहें, बड़ा दुख होता है ऐसे लफ्ज़ बोलते हुए। तो ये हालात हैं। अब बाबर डोगर साहब क्या करें, मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। कर्ज उतारने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, मीशत को चलाने के लिए आपके हवाई अड्डे, वैसे ये नेशनल एसेट्स हैं, तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है किसी भी मुल्क के लिए कि आप वो गिरवी रख रहे हैं, कि किसी और को दे रहे हैं आप कि जनाब ये कर्ज हम ले रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कर्ज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आप गिरवी रख चुके हैं 700 अरब की, वो भी शाहराहें आपकी, आपके पार्क्स, ये उसके बावजूद है कि जनाब सऊदी अरब से अब $1.5 अरब सालाना आपको तेल भी मिल रहा है नौखर अदायगी पर, वो बात भी फाइनल हो गई है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसके साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि IMF के लिए पूरी कौम का मुस्तकबिल गिरवी नहीं रख सकते, मुस्तकबिल गिरवी नहीं रख सकते, लेकिन ये पार्क्स, शाहराहें, ये मजबूरन करना पड़ रहा है। बाबर साहब, समद साहब, अनफॉर्चुनेट है। पहली बात तो ये है कि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि बजट जो था इनको IMF के चलें उसकी मर्जी के ताबे ना होता, लेकिन उनको पहले निगोशिएट करना चाहिए था। और अब ये किसी भी मुल्क की बड़ी इसमें ह्यूमिलेशन है कि आप अपने नेशनल एसेट्स जो हैं वो सारे गिरवी रखकर आप लोन ले लें, और कल अगर आप वो कर्जा ना उतार सकें तो फिर क्या होगा? सर सोच क्या उनके हवाले कर देंगे? सोचना भी नहीं चाहता। क्या आप एयरपोर्ट उनके हवाले कर देंगे? आप शाहराहें उनके हवाले कर देंगे? अगर नहीं करेंगे तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, कोई आपको कर्जा नहीं देगा। वो तो अब इस तरह मैं तो ये नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब ने तो जब आए थे तो उन्होंने तो ये नारा लगाया था। सर नून लीग के दौर में भी हो चुका है, तो इसलिए अब और कोई हल नहीं है। 18 खरब रुपया इससे मिलेगा, और चूंकि बजट खसारा है, इसके बावजूद कि प्रोजेक्शन बड़ी अच्छी है जी, इतना हम कलेक्ट कर लेंगे हम, यानी कुछ 6000 अरब रुपया, 5800 समथिंग टैक्स 1.8 खरब है, 1.8 खरब है, 18 खरब नहीं है। अच्छा सॉरी, लेकिन यह है कि 6000 अरब रुपया आपने टैक्स इकट्ठा करना है। इसके अलावा जनाब बाहर से भी फंडिंग होगी, रेमिटेंस भी, उसके बावजूद ये खसारे का बजट है, और खसारा पूरा करने के लिए और तो कोई हल नहीं है कि आपने ये काम करना है, ये काम होगा। ये तो असद करल साहब और तो कोई हल नहीं नजर आ रहा। ये मंजूरी अब वफाकी काबीना अगर नहीं देती तो मुझे बता दें कहां से करेंगे? इससे बड़ा जुल्म क्या है? अगर वफाकी काबीना मंजूरी नहीं देती तो खसारा कहां से पूरा? हवाई अड्डे हम रख रहे हैं गिरवी, 3 मोटरवे हम गिरवी रख रहे हैं ऑलरेडी। एक कराची जो एयरपोर्ट है, जिस तरह जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहले ही हम गिरवी रखकर 700 अरब रुपए उस पर कर्ज हम ले चुके हैं, और 980 बिलियन का अंदाज़ा लगाया गया है। इस्लामाबाद जो वजारत खजाना ने कहा है कि लाहौर एयरपोर्ट जो है उनकी वैल्यू लगाई गई है 230 अरब, मुल्तान एयरपोर्ट की वैल्यू का अंदाज़ा और इस्लामाबाद एक्सप्रेस जो है उसकी वैल्यू का अंदाज़ा 320 अरब लगाया गया है, और 470 अरब इस तरह उसका लगाया गया अंदाज़ा। अब मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के अंदर आप अपने हवाई अड्डे जो है गिरवी रख दें, आप अपनी जो मेन मोटरवे जो शाहराहें हैं वो गिरवी रख दें, आपका जो TV स्टेशन, आपके रेडियो स्टेशन, आपके और बहुत सारे, यानी ये एक आपकी जो एहसास तनसीबात में आता है, आपका किसी भी मुल्क का जो शाहराह हैं, जो उसकी सड़कें हैं, मेन शाहराहें हैं, और जो उसके एयरपोर्ट है, अगर आप गिरवी रख दें
तो जिस मुल्क से आप कर्जा लेंगे, जब चाहे वो आपको कह दे चले भी निकले आप यहाँ से, ये फारग हुआ, आपको जहाज आपके होने दे, आपके खड़े होने दे, ना होने दे, आप किस तरह पाल सकते हैं? फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आप इस तरह तो बदमाशी तो नहीं कर सकते। तो लेकिन मैं समझता हूँ इस पे जो बेहतर है आप इससे पेट पे पत्थर बांध लें, आप स्टेरिटी मेजर इख्तियार कर लें, लेकिन ये मुल्क की तनसीबात, मुल्क की जो इंस्टॉलेशन, मुल्क के जो आपकी शाहराएं, आपके हवाई अड्डे अगर आपने गिरवी रख के, तो फिर पूरा मुल्क ही आपने समझे गिरवी रख दिया, पीछे रह क्या जाता है? पहले कुछ चीज़ें गिरवी आ गई, आप उस वक्त तनकीद करते थे, अब जब आपकी हुकूमत आई है, आप उस वक्त आप कह रहे थे इतने 1000 अरब कर्जा ले लिया हुकूमत ने, 13,000 अरब तो आपने भी कर्जा ले लिया 3 साल में। इतना अगर उन्होंने ज़्यादा लिया है तो आपने कौन सा काम लिया है? और ये आप कह रहे हैं आप कर्जा चुकाने पे, तो वो भी यही कहते हैं कि हमने भी जनाब कर्जा उतारने के लिए किया। तो ये आप अल्लाह तल्ले अपने बंद करें, और वो चीज़ें जो है आप अगर मुल्क की ये तनसीबात को असास सारा किस लिए है? क्योंकि सर गिरवी रख के आप यहाँ पे खुद मुख्तारी जो है, सवरेंटी जो इमरान खान साहब कहते हैं, देनी है, यहाँ पे सैलरी नहीं उतारने हैं, लोगों को सेहत की सहूलत आपने देनी है, किस तरह से? ये अभी ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी का पहिया चल गया है, अभी ये कह रहे हैं कि इस बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको क्रिटिसाइज किया जाए, ये अवामी बजट है। अब अगर ये अवामी बजट है तो पाकिस्तान का प्राइड क्या है? पाकिस्तान का प्राइड है उसकी सड़कें, उसके एयरपोर्ट, उसकी शाहराएँ। अगर आपने वो गिरवी रख कर वो बेच के आपने मुल्क को चलाना है तो फिर तो दूसरा टैक्स आप तभी तो टैक्स छूट दी है ताकि लोगों को सहूलत हो। अब वहां से बचाने जाते हैं तो फिर इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। मुझे बता दें, ये जो 1800 अरब रुपए का अगर खसारा हो रहा है तो ये कैसे पूरा होगा? कोई आपको और तो कोई सहूलत है नहीं। IMF का तो फिर ये बजट में कहते ना, बजट में बताते कि ना हमारे पास पैसा कोई नहीं है और हमने अगर इसके सारे को पूरा करना है तो हम ये सड़कें गिरवी रखेंगे, ये एयरपोर्ट गिरवी रखेंगे, ये चीज़ें गिरवी रखेंगे। जब इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में आना था, उन्होंने जो 100 दिन का मनसूबा बनाया था, उसमें जो प्लानिंग दी थी उसमें एक चीज़ ये थी कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, ये इतने बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर्स के घर हैं, जो इतने बड़े कमिश्नर्स के घर हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी के घर हैं, ये जो GORs हैं, ये जो बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज हैं, इन सब को बेचा जाएगा और इनकी जो ये जो जगह है, ये जो पैसे हैं, ये वहाँ पर लगाए जाएंगे। अब आप ब्यूरोक्रेसी के सामने का फाफों के सामने बैठ गए हैं। गवर्नर साहब जो आपके गवर्नर हाउस छोड़ने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी GORs को नहीं छोड़ने को तैयार है। अल्टीमेटली कराची में उस दिन पर ये खरल साहब खुद कह रहे या पढ़ रहे थे कि 750 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन है सिर्फ कराची में जिस पे कब्जे हुए हैं। मैं मतलब वो कब्जे छुड़वाएं। ये जो पंजाब में इतने बड़े आलीशान DC हाउसेज हैं जो कि कई एकड़ों पर फैले हुए हैं, DPO हाउसेज हैं, ये जो कमिश्नरों के घर हैं, ये जो DIGs के घर हैं, इनको आप बेच दें, आप इनको सेल करें और इससे पैसे लेके तो सारा आते ही इमरान खान साहब ने सारा इसका डाटा वगैरह मंगवाया था, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बाद फिर क्यों नहीं साहब शायद वो गवर्नर हाउस जो है इतना बड़ा प्लेशियल गवर्नर हाउस है और इससे आपको इतना इनकम मिल जाएगी। कराची का गवर्नर हाउस है, KPK का गवर्नर हाउस है, ये बलूचिस्तान का गवर्नर हाउस है, इसके बाद वहाँ पर GORs हैं, इतनी सरकारी ज़मीन है, इतनी लैंड है, आप उसको करें, उसको बेचें, क्यों उसको रख कर बैठे हुए हैं? मसला ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इसको कभी होने नहीं देगी। गवर्नर पंजाब जो है वो अपनी बेइज्जती समझते हैं कि उनको पंजाब से उनको पटियाला हाउस में घर दे दिया जाए। तो जब आपके अपने जो आपने खुद बयाना दिए हुए हैं आप उनको ही पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर तो समझ ये तो ये बातें सर आपकी बातें दुरुस्त हैं, इमरान खान साहब सही कह रहे हैं ना, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं सर वो बातें और होती हैं। अब गवर्नर हाउस ये कहना बड़ा अच्छा है वो कि जी अब यूनिवर्सिटी बनाने का, ताकि वो किसी को देना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ क्या प्लाजे बना दें। अब मिसाल के तौर पर गवर्नर हाउस बड़ी प्राइम लोकेशन पर जा सकते हैं, बेचने के हक में नहीं, लेकिन रिसोर्सेज है जो सैकड़ों एकड़ पर मुहित है, दर्जनों एकड़ पर एक जो बंगला है सरकारी जो है किसी जिले में या आप डिविजनल लेवल पे, तो उसको अगर वो बड़ी कीमती यानी पोश इलाकों में वहाँ पे अगर आप शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, वहाँ पे आप प्लाजे बना सकते हैं और उनको लीज पर दे सकते हैं, उनको शॉप्स, वो चीज़ें। तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुल्क की अगर आपने असासे ही गिरवी रख तो कर्जे लेने हैं तो ये तो फिर आने वाली नस्लों को और मुल्क को आप बांध दें। ब्रेक ले रहे हैं, न्यूज़ अपडेट्स तो तजावुज़ात कराची में, उसकी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला
यही मसला है ख़ास तौर पर कराची का कि तजावुज़ात होते हैं, सरकारी ज़मीन पर बिल्डिंग्स बन जाती हैं या गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग्स बन जाती हैं, वहाँ लोग आके रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, अपनी जमा पूंजी वहाँ पर ख़र्च करके आते हैं सारी ज़िंदगी की, और उसके बाद पता चलता है कि जनाब ये तो सब था ही गलत, और उसके बाद ये सूरत हाल बनती है कि लोग परेशान हैं, जाएँ तो जाए कहाँ। अब जो नस्ला टावर है उसके बिल्डर अबू बकर ने भी सुप्रीम कोर्ट पर नज़र सानी के लिए अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ जो पवेलियन क्लब वाला मामला था वो भी, उसको भी गिराने का हुक्म आया। अब इसी हवाले से हमारे साथ हैं कमर अहमद साहब, वकील हैं पवेलियन क्लब के, और फ़याज़ लियाज़ साहब चेयरमैन आबाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। फ़याज़ लियाज़ साहब, अब जो बिल्डर है वो ये कहता है, मसलन मैं नस्ला टावर की बात करता हूँ कि जी मैंने तो सारे इजाज़तनामे लिए, KMC से भी लिया, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट भी, सबसे लेकर, और उसके बाद मैंने बनाया। तो ये सब कैसे हो जाता है कि एक शख्स है कि उससे सारे इजाज़तनामे मिल जाते हैं और हुकूमत की तरफ से, और वो सब गैर कानूनी होता है। तो अब इन मासूम लोगों का क्या है? या तो इस बिल्डर से पैसे इनको दिए जाएँ, ये ज़ाहिर है इसका ये काम तो नहीं होगा सिर्फ, तो ये सारे पैसे उनसे जो लिए गए हैं इनको कोई कंपनसेट तो किया जाए ताकि कहीं और जाकर रह सके। इनका क्या कसूर है? सब इनको रजिस्ट्री करके दी गई। जब देखिए, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। देखिए, इसमें ऐसा सिलसिला है कि जब एक लैंड परचेज की जाती है तो उसकी तमाम जो है लैंड वेरिफिकेशन एंड जो है पब्लिकेशन की जाती है, ताकि अगर कोई ऐसी चीज लैंड के टाइटल में मसले हो तो वो चीजें सामने आ जाओ। कंसर्न डिपार्टमेंट जो है या अथॉरिटीज जो है वो इसमें इन्फॉर्म कर दिए कि इसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है, तो ये तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की जाती है, और जो कि पूरी की गई है इस बिल्डिंग में के लिए भी। और जो लेसर है, जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी ने भी इसको फॉरवर्ड किया है। जमीन की जहां तक बात है, मास्टर प्लान ने भी उसको जो है अप्रूव किया है। और इन सारे मरहल के बाद जो है ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जिसमें तकरीबन कोई 18 NOCs रिक्वायर्ड होती हैं। वो तमाम 18 NOCs लेने के बाद जो है फिर इसके बाद काम स्टार्ट किया जाता है, और उनको लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है वो बेचा जाता है आफ्टर NOC और एडवर्टाइजमेंट एंड सेल लेने के बाद। तो ये तमाम NOCs जो है वो पूरी की गई। इसके बाद ये बिल्डिंग को जो तामीर का भी जो आगाज किया गया वो 2013 में के बाद 2015 से वह लोग जो है रिहायशी आबाद है पिछले 5 साल से। अगर इस किस्म के कोई इश्यूज थे अप्रूवल से या लैंड से रिलेटेड, तो वो अगर जैसे सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी उसने कैसे अप्रूवल दी, क्यों सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को जो है वो नहीं पूछा गया एक बार भी कि अगर ये जमीन उन्होंने अलॉट की, एक्स्ट्रा जमीन की अगर बात हो रही है तो उनको बुला के पूछा जाए। कोई कानून होगा, उस कानून के तहत ही उन्होंने जमीन अलॉट की इस बिल्डर को। और तमाम बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद जो लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, तो ये काम उस वक्त क्यों नहीं किया गया कि ये बिल्डिंग के जो मसाइल हैं कि इसमें ये अप्रूवल नहीं है या ये आपकी बात सही, मगर तो सिंध हुकूमत तो जनाब बड़ा वाजे कह देती है जी हमने तो जनाब वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं जी हमने तो कोई मंजूरी नहीं दी, ये तो जनाब KMC है, उनसे पूछें जनाब, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये फ़लाँ से पूछे मतलब हुकूमत तो हाथ झाड़ देती है और साफ निकल जाती है। यही हर बंदा करता है। हमारे साथ कमर अहमद साहब हैं, पवेलियन क्लब के वकील हैं। कमर अहमद साहब, अब एक चीज़ समझाएं कि एक पार्क है, अलादीन पार्क है, अब पार्क तो पार्क होता है, वो पब्लिक प्लेस है, उस पर तो कहीं पर इजाज़त नहीं हो सकती कि आप बिल्डिंग बना दें, आप वहाँ पर क्लब बना दें, ये तो कहीं नहीं, वरना तो यहाँ सारे पार्क इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे कमर्शियल एक्टिविटी कर करके। तो फिर अगर उसको गिराने का सुप्रीम कोर्ट ना कहे तो फिर तो पार्क कोई नहीं बचेगा पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में। सर, मेरा जवाब ये है इस सिलसिले में कि ये पार्क अम्यूज़मेंट पार्क बनाने के लिए मेरा जवाब ये है कि KMC ने 17 जुलाई 1994 को इश्तहार दिया कि एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाना है। उसके TOR दिए गए जिसमें लिखा था कि 5% एरिया कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर मीटिंगें होती रहीं, तमाम नक्शे पास हुए और उस बिल्डिंग के लिए जो कि लोअर ग्राउंड और ग्राउंड है उसमें दुकानें बनाई गईं। उन दुकानों की ऑक्शन किया KMC ने, KBCA ने इसका नक्शा पास किया, उसकी NOC दी, एडवर्टाइजमेंट की और उसकी सेल की। ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। इसमें मास्टर प्लान भी अप्रूव हुआ है, इसमें लीज डीड भी है और उसमें तमाम चीज़ें दुकानों के बारे में लीगली हैं। उसके अलावा ये कि जो पवेलियन एंड क्लब है वो 2004 में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था। उस वक्त के सिटी नाजिम के ज़माने में उन्होंने इजाज़त दी थी कि ये एक हाई एंड मेंबरशिप क्लब बनाया जाए, जो कि इंतहाई कराची में बेहतरीन और जिन लोगों ने देखा हुआ है सस्ता और फैमिली मेंबरशिप क्लब है, जिसमें
मुश्किल से 40-45 रुपए पर डे के हिसाब से पर बंदे के ऊपर खर्चा आता है, जिसमें 45 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, हेल्दी फैसिलिटीज़ है, फैमिलीज़ आती हैं और ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं, नाजायज़ नहीं हैं। जो बार बार जिक्र हो रहा है तजावज़ात गिराने का, तो मेरे ख्याल में तजावज़ात वो होती हैं जो नाजायज़ तामीरात की जाए, जिन चीज़ों की NOC दी जाए, जिन चीज़ों को लीज़ दी जाए, जिन चीज़ों के लिए सारा कुछ किया जाए, वो नाजायज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में नहीं आती। दूसरी बात ये भी है कि ये लीज़ थी, उसके बाद जब KMC के तमाम हकाम ने ये बिल्कुल ही गलत बयानी से काम लिया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जनाब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को कि ये जी नाजायज़ शॉपिंग मॉल और क्लब बना हुआ है, तो उन्होंने फ़ौरन ही ये फ़ैसला दे दिया कि इसकी गिरा दिया जाए। उसके बाद हमने इंटरवीनर बनने की कोशिश की, दरख्वास्त दी, लेकिन उस दरख्वास्त को कंसिडर नहीं किया गया और 16 जून को उन्होंने कहा कि जी तमाम चीज़ें गिरा दी जाएं, जिसमें ये सोचने की बात है कि तकरीबन 12,000 के करीब या उससे ज़्यादा मुलाजमीन, दुकानदार जो कि 400, 500 या 600 भी हो सकते हैं, उनकी फैमिलीज़, ये तमाम लोग बेरोज़गार हुए और एक अच्छा तफरी मकाम जो कराची में इससे अच्छा तफरी मकाम नहीं है, वो एक मस्मार कर दिया जा रहा है। तो मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ हाजिर हूँ, जिसको भी चाहिए मैं ये डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए लीजें वगैरह, जो कि 4 मरतबा हाई कोर्ट में जा चुका है, इसकी पेमेंटें KMC को की जा रही हैं। 30 जून 2021 तक इसकी पेमेंट क्लियर है हमारे पास, तो KMC ने रिसीव की है, उसकी भी रसीद मेरे पास मौजूद है। लेकिन कमर साहब अभी खुद ही आप बता रहे हैं कि KMC ने लोग बेरोजगार हुए और जितने लोगों को कराची में वैसे ही तफरी नहीं है, बेइंतहा बदअमनी और क्या फ्रस्ट्रेशन फैला हुआ है। अच्छा, अब एक सवाल जी, आप कमर साहब अभी आप कह रहे हैं KMC ने चीफ जस्टिस साहब को मिसलीड किया, उनको गलत इतलात दी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने 16 जून को इसको गिराने का आर्डर दिया। अब जहां बैठ के जो आप चीज़ें कह रहे हैं, अगर आप इस तरह ही इतनी जेन्युइन चीज़ें हैं या जिस तरह आप कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है और अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर सकती है। यहाँ बैठ के तो हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जब तक इंटैक्ट है तो कोई भी उसके आगे तो नहीं कोई बात की जा सकती। जी कमर साहब। सर, हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने अर्ज़ किया था, मैंने गुजारिश की थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 16 जून को इंटरवीनर की एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट लगा के दिए गए थे, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इन सारी लीगल बातों का, तो 3 मार्च को सीनियर जजेस थे 2 डबल बेंच हाई कोर्ट की, उन्होंने फ़ैसला दिया था कि लीज़ में ये लिखा हुआ है हमारी कि इसको रिन्यूअल दी जाएगी आफ्टर रीज़नेबल एनहांसमेंट ऑफ रेंटल वैल्यू और नए फ्रेश टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। उसी बेस पे फैसला दिया गया था। उसके बाद KMC ने उस फैसले को बजाय रिव्यू में जाने के, अपील में जाने के, चेंज करने के लिए, उसमें अल्ट्रेशन करने के लिए एक दरख्वास्त दी कोर्ट में। कोर्ट ने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, इसको आगे चलाते हैं, जबकि वो 3 मार्च को डिस्पोज ऑफ हो चुका था। उसके बाद दूसरी डबल बेंच आई हाई कोर्ट की। अब तो एक आखिरी हाल यही है कि रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। कमर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और फयाज लियाज चेयरमैन आबाद। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से FIA में पेश हुए, क्या उन्होंने जवाबात दिए हैं, अंदर की कहानी क्या है, केस कितना मजबूत है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। शहबाज शरीफ की FI में पेशी हुई और ज़बरदस्त पेशी हुई, लोग भी साथ थे और शहबाज शरीफ साहब ने 1 घंटा जनाब सवालों के जवाब दिए हैं। FIA पहले लिख कर पूछती रही है, अब FIA के 5 रुकनी तहक़ीक़ाती टीम थी और डॉक्टर रिजवान इसकी सरबराही कर रहे थे, वो फिर उनसे पूछती रही। सवाल बज़ाहिर बड़े सादा से हैं कि ये 25 अरब रुपया मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए बाहर गया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया, आप अपने बैनुल-अक़वामी असासे बता दें कंपनीज, और कोई वहाँ पर आपकी अगर कोई गाड़ी है, कोई जो कंपनी है वो बता दें। दूसरा ये कि ये सारे चपड़ासी, कोई गार्ड है, कोई कुछ है,
इनके अकाउंट्स में ये जो करोड़ों अरबों रुपया जाता रहा है और बाहर गया, फिर कैश, गाड़ियों को भी बताया ये गाड़ी है, इस रंग की गाड़ी है, इसमें कैश जाता रहा। कैंप ऑफिस यानी सरकारी रहायशगाह इन्होंने बनवाई हुई थी, उससे पैसा ट्रांसफर होता रहा, बाहर जाता रहा। तो जवाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आता है कि जी ये तो एक धेले की मैंने करप्शन नहीं की, मैंने ये काम किए और नैब को हम जवाब दे चुके हैं। इनका जवाब नहीं दे रहे किस तरह गया, कहाँ गया, या कह देते हैं जी सब सलमान शहबाज को पता है, मैं डायरेक्टर जरूर था रमजान शुगर का, अल-अज़ीज़िया का, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। बाबर डोगर साहब, अब आपको लगता है कि FIA का ये केस मजबूत है? क्योंकि उन्होंने बाकायदा सवाल पूछे हैं कि यहाँ से पैसा ऐसे गया, इस शख्स का इतना पैसा था, ये किस तरह ट्रांसफर हुआ, इसका आप जवाब दे दें। बाहर का उन्होंने पूछा आपकी प्रॉपर्टी है, तो इसमें मसला तो नहीं होना चाहिए, जो आपने डिक्लेयर की हुई है FPR में, उसके अलावा मैं पूछ लिया अगर कोई है तो बता दें। आप बता दीजिए मेरी नहीं है। उसामा साहब, FIA ने उनको एविडेंसेस दी। FIA जब ये जेल में थे उस वक्त भी इनके पास गए, उन्होंने इनको सारी एविडेंसेस दी कि ये ट्रांजैक्शन हैं, इन मुलाजमीन के नामों पर हैं, ये सारे आपके मुलाजिम हैं, ये सारे आपके लिए काम करते रहे हैं, ये इन अकाउंट से आपसे सैलरियाँ लेते रहे हैं। अब शहबाज शरीफ जो है वो ये कहते हैं कि जनाब मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ और ये मेरे लिए काम नहीं करते थे, ये तो सलमान शहबाज के लिए काम करते थे और सलमान शहबाज को पता होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि 97 में मैंने कारोबार से अपने आप को अलहदा कर लिया था, मैं तो कोई कारोबार करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वज़ीर आला रहा हूँ, मैं और वज़ीर अफ़दात आला का काम करता रहा हूँ, मैंने ये उस दौरान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए हैं, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे घर में पैसा कहाँ से आता था, बाहर की जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने कैसे खरीद ली, ये जो सारे अखराजात होते थे ये मैं कैसे पूरा करता था, इसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। एक अहम मज़ेदार चीज़ जो है, आज जब FIA में प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, ये वहाँ पर गए तो इन्होंने जाते सारी अपने वकील के ज़रिए से उन्होंने कहा जी कि FIA जो है हम उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। वो रिक्वेस्ट ये है कि ये जितनी भी प्रोसीडिंग होगी FIA में, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको खुफिया रखा जाए। अच्छा। मगर इसको मीडिया में इसको ब्रीफ ना किया जाए, इसकी तहकीकात को खुफिया रखा जाए और ये जो है ये इस तरह से पब्लिक ना की जाए ये चीज़ें। और उनके वकील और शहबाज शरीफ ये इंसिस्ट करते रहे कि इस चीज़ को खुफिया रखा जाए, लेकिन FIA जो थी उन्होंने कहा कि जनाब इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, ये तो सारी चीज़ें पब्लिक ही हैं, पब्लिक का पैसा है, सारा कोई पब्लिक का है। ये जो सारा पैसा इकट्ठा हुआ, ये जो बेनामीदार थे, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी, ये जो सारे बिजनेसेस थे, ये जो मुख्तलिफ जाली कंपनियां थीं, इनके ज़रिए से जिस तरह से पैसे आते रहे हैं और ये पैसे किस तरह से बाहर जाते रहे हैं और बाहर से फिर ये शो किया जाता था कि ये वहाँ पर इनकी जो PMLN से एन के जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ से इनको पार्टी फंड में पैसे भेजते रहे हैं और इसको पार्टी फंड शो करके हज़ारों अरब रुपया जो है वो इस तरह से इनके अकाउंट्स में आता रहा है। तो उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है कि ये पैसा 25,000 रुपया यहाँ पर कैसे इकट्ठा हुआ, यहाँ से बाहर कैसे गया, बाहर से इनके अपने बैंकों में कैसे आया। FIA का नोटिस है कॉल अप जिसमें बुलाया गया, उसमें 25 अरब रुपए के आगे ब्रैकेट में मैंने खुद पढ़ा लिखा हुआ कि जी ये मतलब जो अब तक पता चला है, जो अब तक पता चली नहीं, ये इससे ज्यादा है जो पता चल सके, ये मिनिमम है। असद खरल साहब 25 अरब साहब, ये 25 अरब का तो टिप्स पे उन्होंने बताया ना, 20 मुलाजमीन है शहबाज शरीफ साहब के और 25 अरब का ये बता बड़ा डिटेल है, सिंपल 2 + 2 = 4 है। चपड़ासी है शहबाज शरीफ साहब के मकसूद के नाम पर 2 अरब 70 करोड़, हाजी नईम के नाम पर 2 अरब 80 करोड़ और ड्राइवर जो है उनके नाम पर 2.5 अरब, चपड़ासी असलम के नाम पर है 1 अरब 75 करोड़, क्लर्क है 2 अजहर और गुलाम शबीर उनके नाम पर और खिजर अयाद इनके नामों पर है 4.5 अरब। अब ये वो रकम है, इसके अलावा है कैसर अब्बास है, अकबर है, इकरार है, अनवर है, यासीन है, गजनफर है, तुकीर है, जफर इकबाल है, काशिम मजीद है और मसरूर अनवर के नाम भी शामिल है। अब ये वो लोग हैं जिनके नाम पर 25 अरब रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मौजूद हैं। ये इनके कोई मुलाजम है, कोई इनका चपड़ासी है, कोई इनका जनाब गोडाउन का दो तो यहाँ पे ऐसे कंसल्टेंट थे जिनको इन्होंने 8 क्लब रोड में ऑफिसेज दिए हुए थे। तो और ये जो पैसा था ना 25 अरब की ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये बकायदा ये पैसा बोरियों में भर के आता जी था। ये लिखा हुआ है FIA के नोटिस में, लिखा हुआ है FIA has credible information that gratifications in cash were received on your behalf by Sulman Shehbaz Sharif in bulk cash at former chief minister's residence। पब्लिक ऑफिस नहीं था, पब्लिक ऑफिस तो शहबाज शरीफ के पास था, वो वज़ीर आला थे, जितने बड़े प्रोजेक्ट बन रहे थे, जितनी चीजें हो रही थी उसकी बेस पे। अब मुझे बताएं
कि क्लर्क, कैशियर, चपड़ासी, ड्राइवर, उनके नाम पर अगर 2-2 अरब रुपए आप रख रहे हैं जो आपके मुलाजम है चंद हजार तनख्वाह के ऊपर, इसका मतलब है वो काला पैसा है, वो वाइट मनी नहीं। अगर वाइट मनी होती तो वो शहबाज शरीफ अपने नाम पे रखते, वो हमजा शहबाज अपने नाम पे रखते, सलमान शहबाज अपने नाम पे रखते, अपनी कंपनी उसके नाम पे रखते। इसका मतलब ये है कि वो पैसा अलेजली वो किकबैक था, करप्शन था, इलीगल ग्रेटिफिकेशन थी, और फिर उस पैसे को सरकारी गाड़ियों में, सरकारी कैंप ऑफिस में, पुलिस की निगरानी में, अपने जाती मुलाजमिन की निगरानी में बोरियां भर के पंजाब असेंबली के पीछे जो ड्यूटी फ्री मार्केट है वहां पे, वो जो बट है, कोई एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, रेलवे स्टेशन के करीब है, और मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर सर ये नोटिस जाता है हवाला उंडी के जरिए, उसके बाद नोटिस का एक सवाल सुनने आखिर में, वो कहते हैं जी प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल एसेट्स, कंपनीज, प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंट्स, और वो कहते हैं जी उनका ना बताइएगा, 4 जो आप अपार्टमेंट्स पहले डिक्लेयर कर चुके एफबीआर में वो छोड़ दें, उसके अलावा आप बता दें क्या क्या है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है एफआईए को कोई हाथ लग गई चीज जो बाहर कुछ है, अब ये कह दें कि अगर नहीं है कि एफबीआर में हमने नहीं बताया, हमारे पास बता दिया। उसामा साहब ये 20 बंदों को डिनाई कर देते, ये ट्रांजैक्शन को डिनाई करते, वैसे तो बड़े में जानते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, दोनों से सवाल है कि वो बंदा जिसको अपने 20 मुलाजमिन याद नहीं है कि ये मेरे मुलाजिम थे या नहीं थे, हालांकि वो इसे सैलरियाँ लेते हैं, वो बंदा जिसको ये नहीं पता कि उसका घर किन पैसों से चल रहा है, ये नहीं पता कि उसकी बीवियाँ जो प्रॉपर्टी खरीदी हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या ऐसे बंदे को मुल्क की या सूबे की भागदौड़ देनी चाहिए जिसको कुछ याद ही नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि उसका घर कैसे चल रहा है, जिसको ये नहीं पता उसके जाती मुलाजमिन कौन है और वो कहाँ से सैलरी लेते हैं? तो मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप बताएंगे क्या उसको, ये तो इनका तरीका वारदात है। जरदारी साहब को जब नैब ने पहले केसों में पूछा था तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट पेश कर दिया, तो उनका मुझे भूलने की बीमारी है। वही बंदा जिसने कहा था कि मुझे एक ऐसी बीमारी है कि मेरी कुछ चीज याद नहीं रहती, उसको आपने हेड ऑफ स्टेट बना दिया, सदर पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उस सर्टिफिकेट के बावजूद, यानी उस सर्टिफिकेट में एतराफ कर रहे हैं कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मुझे कोई चीज याद नहीं रह सकती। तो एक कितना बंदा जिम्मेदार होते पे उसको, अब शहबाज शरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस रहे हैं, मुझे ये बताएं एक ऐसा बंदा जो कह रहा है उसके घर का चपड़ासी है, ड्राइवर है, उसका कैशियर है, अभी तक उन्होंने सीधा सलमान शहबाज पर डाला, सलमान शहबाज उसमें डाला, इससे पहले फरार करा दिया उसको। यही तो तरीका वारदात इनका, यही टेक्निकल जस्टिस है, यही ड्रामे करते हैं ये कि जब इनके कन्फ्रंटेशन ना हो केस का इंतजार कर रहे हैं। ये देखें ना रिकॉर्ड जो तो उनके बहुत बड़े हैं, शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तो पड़ा है, ये कि रिकॉर्ड जलाने का माहिर है, रिकॉर्ड अदालतों में अब चला गया स्टोर रूम में, तो रिकॉर्ड जल भी सकता है, उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यही करते हैं। अब उनका रिकॉर्ड चला गया ना स्टोर रूम में जी, तो जजेस अदालतें खाली हैं, साहब अदालत की, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि 120 अदालतें बनाए, तो यहाँ पे 2-3 अदालतें जो काम कर रही थी उनके भी जजेस नहीं है अब, तो रिकॉर्ड उनका चला गया स्टोर रूम में, तो केस जो है वो जिन जजों ने सुना था वो भी वहां पे नहीं है। अब नए सिरे से क्या होगा, कब एफआईए कहा जा रहा है, फिर बुरा रुक नहीं रही। और ये पहले भी 2 दफा इनको पूछे गए सवाल, कोई जवाब नहीं, कहते जी मेरे वकील बताएंगे, वो वकील भी कुछ नहीं बता रहे कि ये पैसा सारा और काले कारनामों की वजह से कहते हैं बताया भी ना जाए। जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।